हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हम बेसिकली उन सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए किस फंक्शन में इन्वॉल्व है। उनका फंक्शन मेनली यही रहता है कि वन पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी तक कोई भी मैसेज ट्रांसफ़र करना। हालांकि ये जो मैसेज ट्रांसफ़र वाला करने वाला जो काम रहता है वो सारे सेल्स करते हैं, बट जो नर्वस सेल्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो इस प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा फास्ट वे में करते हैं। दैट इज़ वाई दिस फंक्शन इज अलॉटेड टू द नर्वस सिस्टम। अब तुम लोग इसी तरह से समझो कि जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सबको थोड़ा बहुत आता होगा, लेकिन सिंगिंग और डांसिंग का फंक्शंस जो अलॉट होता है वो उन्हीं लोग को आता है जो इसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सिमिलरली नर्वस सेल्स, न्यूरॉन्स भी वही हैं। तो कमिंग ऑन टू, अगर हम न्यूरॉन्स के देख लें, न्यूरॉन्स के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें न्यूरॉन्स का दिखता है। ठीक है, न्यूरॉन्स एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली सेल्स ही हैं। जो हम सर्कल में बनाते हैं वो सेल्स ही है, बस इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। ठीक है, उसका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो चेंज हो गया क्योंकि ये लॉन्गेस्ट सेल होता है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन, यू ऑल नो दैट दीज आर द डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सिग्नल को कैप्चर करते हैं। ठीक है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है न्यूरॉन का। दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है न्यूरॉन का। एंड इन द साइटोप्लाज्म देयर इज सम स्मॉल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ निसल्स ग्रैन्यूल। इसको हम निसल्स ग्रैन्यूल बोलते हैं। ओके, और ये निसल्स ग्रैन्यूल का क्या फंक्शन है, दीज आर एक्चुअली द आरएनए मॉलिक्यूल, द स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स राइबोसोम फॉर्मेशन में प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। सो दिस इज द साइटोन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ये साइटोन पार्ट है एंड दिस लॉन्ग पार्ट दिस इज नोन एज एक्सॉन। इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, बिसाइड्स दिस लॉन्ग एक्सॉन, ये जो लॉन्ग एक्सॉन्स है इसकी सराउंडिंग में कई बार ऐसे क्या होता है, कुछ सेल्स आ जाती हैं जिस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वान सेल्स। तुम लोगों ने नाम सुना भी होगा, स्क्वान सेल्स बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्क्वान सेल्स। ये स्क्वान सेल्स क्या करेगा, ये अपने सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन सीक्रेट कर देगा, एक मेम्ब्रेन, फैटी एसिड का मेम्ब्रेन या फैट्स का मेम्ब्रेन अपने सराउंडिंग में सिक्रीट कर देगा, जिसको कि हम कहते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, जो रेड कलर का दिस इज माइलिन शीथ एंड दिस ब्लैक वन इज स्क्वान सेल्स। अब ये माइलिन शीथ क्या करेगा, देखो अब जो न्यूरॉन्स है इसका काम क्या है, सिग्नल को या इम्पल्स को ट्रांसफ़र करना। यानी अगर इस इम्पल्स को यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे यानी डेंड्राइट्स पे आ गया है, तो इसको दूर पहुँचाना, खुद से दूर करना, दूसरे सेल्स को पहुँचाना। तो ये जो माइलिन शीथ है ये क्या करेगा, इस इम्पल्स कंडक्शन को एक वो प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, यानी लीकिंग नहीं होने देगा इम्पल्स को। ठीक है, अब ये जो माइलिन शीथ प्रेजेंट एक टाइप को कह सकते हैं तुम लोग कि इंसुलेटिंग मटेरियल है। नाउ इन बिटवीन दिस माइलिन शीथ देयर इज सम स्पेसेस प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रैनवियर। इसको हम नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दिस माइलिन शीथ इज प्रेजेंट इन ऑल द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सारे न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ प्रेजेंट हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो जब माइलिन शीथ प्रेजेंट रहती है तो न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, एंड अगर माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होगी दैन इट विल बी कॉल्ड एज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, देखो अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो कोई भी इम्पल्स जो है वो ट्रांसफर किस तरह से होगा, नोड्स ऑफ रैनवियर में ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये एरिया तो प्रोटेक्टेड है। बात को समझो अच्छे तरीके से, ये जो रेड एरिया है भैया, ये रेड जोन है, यहाँ पे कोई भी इम्पल्स नहीं जाएगा। तो इम्पल्स जाएगा कैसे, नोड्स ऑफ रैनवियर में इस तरीके से जंप करके जाएगा। तो इस टाइप की इम्पल्स जो कि नोड्स ऑफ रैनवियर के थ्रू पास होती है, इस टाइप की कंडक्शन को हम बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। एंड दिस कंडक्शन इज फास्टर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड में कम्प्लीटली ये इस तरह से ट्रांसफर होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसमें टाइम जो है साल्टेटरी कंडक्शन में कम लगता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ कमिंग ऑन टू द टर्मिनल पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन एंडिंग। इसको हम एक्सॉन एंडिंग बोलते हैं। एंड द फंक्शन ऑफ दिस एक्सॉन एंडिंग इज टू स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर करने का काम रहता है
एक्सॉन एंड बीटा। कौन से दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर ये स्टोर करता है? इट स्टोर्स एड्रेनलिन एंड एसिटिलकोलिन। इस टाइप के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो स्टोर करके रखता है बल्ब में, जो कि एक्सॉन एंडिंग में प्रेजेंट है। तो आई होप ये जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है ये क्लियर होना चाहिए, सबका फंक्शंस पता होना चाहिए क्या होता है। अब हम अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम किस तरीके से प्रेजेंट है हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। देखो इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ही सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। स्पॉन्जेस में तो वो भी नहीं पाया जाता। तो ये एक वन मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच ऑर्गेनिज्म स्पॉन्जेस आर नॉट फाउंड, इन विच ऑर्गेनिजम्स नर्वस सिस्टम इज नॉट फाउंड, तो उसका आंसर होगा स्पॉन्जेस। अब हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में जितने भी न्यूरॉन्स है वो एक दूसरे से सिमिलर होता है और फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इन प्लेनेरिया व्हाट हैपेंस, प्लेनेरिया में एक रूडिमेंट्री ब्रेन या बेसिक ब्रेन बनता है टू नर्व प्लेक्सेस को ज्वाइन करके। दो नर्व की जो प्लेक्सेस रहती है उसको ज्वाइन करके ये ब्रेन बन जाता है। अर्थ फॉर्म में तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, जो कि जैसे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, बस हाँ उसमें वर्टिब्रेट्स वो सब नहीं है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही फॉर्म करता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है तुम लोग को। अब मैं इसको रब कर दूँ। अब अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एक्साइटेबिलिटी, अगर हम वन वर्ड में कहें, एंड कंडक्टिविटी। ये तो हर जगह तुम लोग सुनते होगे कि एक्साइटेबिलिटी है, कंडक्टिविटी है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है इट ट्रांसमिट्स द सिग्नल। कैसा सिग्नल ट्रांसफर कर रहा है? कभी भी तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमें चीज़ें दिखाई क्यों देती है? हम अगर अपने आप को पिंच करें तो हमें पेन क्यों होता है? बात समझ में आ रही है हमें क्यों हो रहा है? अगर मैंने ये एक ह्यूमन बॉडी बना दी, यहाँ पे सपोज हैंड वाले रीजन में मैंने प्रिक किया, तो ये पेन हमें क्यों हो रहा है? ये पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि इस रीजन से हैंड रीजन से इम्पल्स जो है ये पहुँच रहा है ब्रेन के पास, मैसेज पहुँचा रहा है कि भाई कोई चीज़ है जो हाथ पे पिंच की है। अब पिंच की है तो ब्रेन जो है वो फिर वापस से हैंड्स को मैसेज देगा कि भाई तुम लोग को पेन होना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ पिंच हो रही है। तो क्या हुआ कि मैसेज जा रहा है ब्रेन के पास, ब्रेन से मैसेज जा रहा है फिर हैंड्स के पास। तो ये जो मैसेज ट्रांसफर का काम है, दिस इज द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है। अब न्यूरॉन्स की बात करें, न्यूरॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन क्या है? देखो हैंड में प्रिक किया, हैंड से मैसेज ब्रेन तक पहुंचा। तो जो न्यूरॉन्स हैंड से मैसेज ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं या रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। और ऐसे न्यूरॉन्स जो ब्रेन से मैसेज रिसेप्टर इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचा रहे हैं, उनको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है होंगी। अब देखो सेंसरी न्यूरॉन कुछ मिक्स्ड भी होता है जो दोनों का ही फंक्शन करता है, तो वो इंटरमीडिएट मान लो कि मिक्स्ड न्यूरॉन्स। नाउ इसके अलावा और कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं? अगर हम प्रोसेस के बेसिस से बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। वन इज यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टी पोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस होती है, यानी एक्सॉन से सिर्फ एक ही तरह से प्रोसेस होगी। बाइपोलर में 2 प्रोसेस होगी, यानी 2 साइड में प्रोसेस होगी। एंड इन मल्टीपोलर प्रोसेसेस टेक प्लेस इन मैनी वेज। तो जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पाया जाता है ये तुम लोग मुझे बताओगे। बाइपोलर न्यूरॉन्स जो है वो आइज़ की रेटिना में पाया जाता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स तो बहुत सारी जगह पाया जाता है हमारी बॉडी में ही। तो यूनिपोलर का एक बार पता कर लेना कि कहाँ मिलता है, कि कहाँ पाया जाता है, ठीक है। नाउ अब कुछ टर्म्स है जो तुम लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या होता है, माइंड में कई बार नहीं समझ में आता, तो वो टर्म्स को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। एक तो होता है नर्व सेल्स, हम नर्व सेल्स बोलते हैं, उसी नर्व सेल्स को हम नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं। नर्व फाइबर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर्किल में शेप में ना होकर के एक लॉन्ग लेंथ वाइज ही लॉन्ग होता है, इस वजह से हम इसको फाइबर्स भी बोल सकते हैं। बस इसका मतलब ये नहीं है कि सेल नहीं है, ये भी एक सेल ही है।
नाउ सी, नर्व सिस्टम, जो नर्व सेल्स है, दिस नर्व सेल्स दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंडल। ये बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस तरीके से बंडल है और इस बंडल के अंदर जो है वो नर्व्स मूव कर रही हैं। सो दिस बंडल इज व्हाट, दिस बंडल इज फेसिक्यूलाई। इस बंडल को फेसिक्यूलाई बोलते हैं। एंड फेसिक्यूलाई के अंदर क्या, देखो जैसे मैंने ये बोल दिया एक कंटेनर है, इसमें नर्व्स है, तो इसको तो मैंने बोल दिया नर्व या नर्व फाइबर्स। इसके अंदर फ्लूइड है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज एंडोन्यूरियम एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पेरीन्यूरियम। और ये जो कंटेनर है जिसमें नर्व्स आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज फेसिकुलाई। यहाँ तक बात क्लियर है। न्यूक्लियाई किसको कहते हैं, जो नर्व्स है, जो नर्व फाइबर्स हैं, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जा रहा है तो उसको कि हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई। अगर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जा रहा है तो उसको हम कहते हैं गैंग्लियन। और इसी बंडल को अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तो इट इज़ कॉल्ड एज ट्रैक्ट, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देन इट इज़ कॉल्ड एज नर्व्स। तो आई होप, मतलब बस लोकेशन के बेसिस पे नाम चेंज कर दिया गया, अदरवाइज कोई खास डिफरेंस इसमें है नहीं। एक और तुम लोग टर्म सुनोगे गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है, ऐसा एरिया जिसमें बहुत सारे नर्व्स का कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी नर्व जो है वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रही हैं। तो ये तो कुछ बेसिक टर्म्स थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखो। अच्छा, ये जो नर्व इम्पल्स टर्म था इट वॉज गिवन बाई प्रोसर ने नर्व इम्पल्स टर्म्स दिया था। एंड जो नर्व इम्पल्स को समझने के लिए बेसिक जो थ्योरी थी, जो आयनिक थ्योरी थी, इट वॉज गिवन बाई हॉडगिन एंड हक्सले। ये नेम याद करते चलना, हॉडगिन एंड हक्सले। देखो अब जो नर्व्स है, नर्वस सिस्टम, उसमें क्या होता है जी, सपोज दिस इज द एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का मैंने साइटॉन ये वाला रीजन मैंने बना दिया है। अगर मैं इस रीजन की बात करूं, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की बात करूं, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा ही तो बोलते हैं। ये जो न्यूरिलेमा है ये कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते थे, नर्वस सिस्टम में न्यूरिलेमा बोल दिया इसको। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करें, अगर मैं इतना रीजन अगर मैं जूम कर दूँ इसको, तो ये कुछ इस मैं यहाँ पे बना दी, कुछ इस टाइप का हमें दिखेगा। ये एक है, ये एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में, इन दिस मेम्ब्रेन देयर आर वेरियस डिफरेंट चैनल्स प्रेजेंट। बहुत सारे चैनल्स पाए जाते हैं। मोस्टली क्या पाया जाता है, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, एंड दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है। अब देखो सेल के अंदर, यानी अगर हम इधर के फ्लूइड की बात करें तो यहाँ पे पोटेशियम आयन ज़्यादा होता है, और सेल के बाहर की बात करें तो यहाँ पे सोडियम आयन ज़्यादा होता है। तो बाहर वाला जो रीजन है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द इनर रीजन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिव चार्ज यहाँ मतलब ये नहीं कि इसमें बहुत सारे नेगेटिव आयन्स है। नेगेटिवली चार्ज मतलब कि बाहर आउटर रीजन इज मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू द इनर वन। ठीक है। तो बाहर हमने बोल दिया सोडियम ज़्यादा है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है। ठीक है। इस मेम्ब्रेन की ये जो डिफरेंस है, अगर हम इसको माइक्रो वोल्टेज से अगर मेजर करें तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है दैट इज़ अराउंड एवरेज -70 मिली वोल्ट। ये -70 मिली वोल्ट या तो -40 से लेकर -90 तक ही वैरी कर सकता है। ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द रेस्टिंग पोटेंशियल। यानी अगर जो न्यूरॉन्स है वो रेस्टिंग स्टेज पे, अभी कोई भी स्टिमुलस नहीं मिला, यानी कोई भी चीज़ टच नहीं हुई है, कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, रेस्टिंग फेज में। ये क्या कंडीशन है, जब आउटर साइड पे पॉजिटिव है और इनर साइड पे नेगेटिव है। ठीक है। तो ये पोटेंशियल डेवलप हो गया। इसी स्टेट को हम क्या बोल रहे हैं, पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है। दिस स्टेट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड स्टेट। अच्छा, बाहर क्यों सोडियम आयन ज़्यादा होता है, क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा जैसे एक न्यू सेल्स जो है इवोल्यूशन के टाइम पे, जो सबसे पहली सेल्स जो ओरिजिनेट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वो सी वाटर में हुई थी। उसके इस तरह से तुम लोग याद कर सकते हो कि सी वाटर में क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। सोडियम कहाँ है, बाहर है।
सेल के अंदर तो नहीं है, तो उसी तरीके से सेल के बाहर सोडियम है, सेल के अंदर पोटेशियम है। अभी ये जो स्टेज है पोलराइज स्टेज, यहाँ तक समझ में आया। अब इस मेम्ब्रेन में क्या है, सोडियम चैनल है, पोटेशियम चैनल है, और ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। नाउ सी, ये जो पोटेशियम चैनल है पोलराइज स्टेट में, जो सारे के सारे सोडियम आयन होते हैं, सोडियम आयन चैनल, यानी ये जो सोडियम आयन वाले चैनल है ये सब क्लोज्ड है, एंड दिस पोटेशियम आयन कुछ कुछ क्लोज्ड होती है, कुछ कुछ ओपन होती है। ठीक है, इसको निकालती हूँ, फिर से स्टार्ट। ठीक है, पहला जो स्टेज है पोलराइजेशन स्टेज। पोलराइजेशन स्टेट में क्या हुआ, बाहर सोडियम है, अंदर पोटेशियम है, बट जो सोडियम है, सोडियम चैनल दीज आर क्लोज्ड, ये क्लोज्ड है। पोटेशियम चैनल ये कुछ कुछ ओपन है, और ये सोडियम पोटेशियम पंप तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसफर करेगा। देखो अब क्या होगा, पोलराइज स्टेट समझ में आ गया। रेस्टिंग पोटेंशियल कितना था अपना, रेस्टिंग पोटेंशियल वाज -70 मिली वोल्ट, यानी माइनस वाला ज़्यादा है, पोटेशियम आयन ज़्यादा है, इसलिए माइनस में आ रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही इम्पल्स जनरेट होगा, इम्पल्स बॉडी को लगेगा, उस टाइम पे क्या होने वाला है कि जो सोडियम आयन चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। जैसे ही सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाएगा तो सोडियम आयन बाहर से कहाँ मूव करेगा, अंदर। बात समझ में आ रही है कि सोडियम आयन सारे के सारे जो चैनल्स हैं वो ओपन होते जाएंगे, और ये सोडियम आयन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा बाहर से अंदर। जब ये बाहर से अंदर मूव करेगा तो अंदर वाला पॉजिटिव होते जाएगा और बाहर वाला नेगेटिव होते जाएगा, क्योंकि बाहर जो पॉजिटिव था वो तो अंदर आते जा रहा है। इतनी बात समझ में आई कि कोई कंफ्यूजन है? जैसे ही इम्पल्स आया, पहले सोडियम चैनल क्लोज था, अब ये सोडियम चैनल ओपन हो गया है, सोडियम चैनल अभी खुल गया है, तो बाहर से ये अंदर आ गया, तो अभी बाहर जो है वो नेगेटिव हो गया है, अंदर जो है वो पॉजिटिव हो गया है। ये स्टेज क्या है, देखो -7, ये जो स्टेज है ये है डीपोलराइजेशन, जिसमें जो चार्जेस है वो रिवर्स हो जा रहे हैं। क्यों रिवर्स हो जा रहे हैं, क्योंकि सोडियम जो है वो बाहर से अंदर आ गया। अब बाहर से अंदर आ गई तो ये वोल्टेज जो है ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज होकर के पहले तो -60 हो जाता है। देखो जैसे ही ये -70 मिली वोल्ट से -60 मिली वोल्ट हो जाता है, तो सारे के सारे जो सोडियम चैनल है ना फटाफट जल्दी ओपन हो जाते हैं। जब ये जल्दी ओपन हो जाते हैं तो ये -60 से अराउंड -30 मिली वोल्ट तक पहुँच जाता है, सॉरी -30 + 30 मिली वोल्ट। इसको कि हम कहते हैं क्या, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। और ये जो -60 मिली वोल्ट है, दिस इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं कि -60 वोल्टेज आते ही सारे के सारे सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे। खुलने के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। ये कहाँ पहुँच गया, -30 मिली वोल्ट। अब देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ तक आई होप सब टर्म क्लियर है। जैसे ही ये -30 मिली वोल्ट तक पहुँचता है, उसके बाद क्या होगा, जो सोडियम चैनल ओपन हो चुके थे अब वो क्या होंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। सोडियम चैनल जो ओपन हो गए थे, जो सोडियम चैनल ओपन हो गए थे, अब वो फिर से क्लोज हो जाएंगे, और जो पोटेशियम था वो तो ओपन ही रहेगा। तो जो पोटेशियम वाले आयन हैं, इसको मिटा दे रही हूँ, अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव। ये क्या है, सोडियम, दिस वन इज पोटेशियम, और यहाँ पे हम सपोज कंसिडर करें सोडियम पोटेशियम पंप। अब क्या हुआ, जैसे ही -30 मिली वोल्ट तक पोटेंशियल पहुंचा तो सोडियम चैनल क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब क्लोज हो गया तो भाई कुछ बैलेंस तो करना है, रेस्टिंग पोटेंशियल तक तो लेके आना है। तो क्या होगा, जो सोडियम चैनल है ये सारे के सारे ओपन हो जाएंगे, और पोटेशियम आयन जो है ये बाहर की तरफ चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, पोटेशियम आयन बाहर चला गया, चार्जेस तो अब रेस्टिंग पोटेंशियल वाले आ गए, यानी बाहर पॉजिटिव आ गया, अंदर नेगेटिव आ गया, लेकिन बाहर क्या है, पोटेशियम है, और अंदर क्या है, सोडियम है। भाई चार्जेस सेम है, चार्जेस पहले जैसे सेम है, लेकिन
आयन जो है, कंपाउंड जो है, पोटेशियम आयन जो अंदर होना चाहिए था वो बाहर चला गया है, एंड सोडियम जो बाहर आना चाहिए था ये अंदर आ गया है। ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेज आ गई ना पहले वाली जैसी, बाहर प्लस प्लस अंदर माइनस माइनस, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन। इसी स्टेज को क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन स्टेज बोलते हैं। अब देखो, चार्जेस जब सेम आ चुका है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सोडियम को बाहर भेजना है, पोटेशियम को अंदर भेजना है, तो इसका काम कौन करेगा? ये काम करेगा सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा? बाहर पोटेशियम है तो 2 पोटेशियम को यहाँ पे बाइंड कर लेगा, क्योंकि इसके पास 2 ही साइड है, और अंदर से 3 सोडियम को बाइंड कर लेगा ATP की मदद से, और खुद को क्या करेगा? रोटेट कर देगा। इस तरीके से रोटेट कर देगा ताकि सोडियम जो है, 3 सोडियम वो बाहर पहुंच जाए और 2 पोटेशियम जो है वो अंदर आ जाए। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि 3 सोडियम के रिप्लेसमेंट में 2 पोटेशियम आयन जो है वो एक्सचेंज होता है। तो अब जा करके क्या हुआ, बाहर पॉजिटिव भी है, अंदर नेगेटिव है, और बाहर सोडियम आ गया एंड अंदर पोटेशियम आ गया। तो ये जो स्टेट है इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन स्टेट। ठीक है। अगर देखो, जब तक ये कंप्लीट रीपोलराइजेशन नहीं आता है, कई बार क्या होता है -70 वोल्टेज तक आना चाहिए, लेकिन -80 तक भी पहुंच जाता है। तो जब तक ये स्टिमुलस चल रहा है तब तक इसको कोई फर्दर सिग्नल नहीं मिलेगा। इस पीरियड को जब तक ये पूरा नॉर्मलाइज नहीं हो जाता है, पूरा रेस्टिंग पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाता है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? जब एक नर्व पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसमें कोई दूसरा आकर के काम नहीं करेगा जब तक ये पूरा का पूरा जो इम्पल्स है वो कंडक्ट ना हो पाए। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट नर्व इम्पल्स। अगर नहीं समझ में आए गाइस ये टॉपिक तो मुझे फिर से बताना, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले पोलराइजेशन हुआ। मैं एक बार ब्रीफ कर दे रही हूँ तुम लोगों को फिर से, ताकि तुम लोग कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले क्या हुआ? पोलराइजेशन हुआ। पोलराइजेशन में क्या था? सोडियम है, पोटेशियम, और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पोटेशियम सोडियम। बाहर क्या है? पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है। इसका वोल्टेज कितना? -70 मिलीवोल्ट। अभी क्या है? सोडियम पूरा का पूरा क्लोज्ड है, पोटेशियम कुछ ओपन है। जैसे ही सिग्नल ट्रांसडक्ट हुआ तो ये वाले चैनल ओपन हो गई, सोडियम आयन जो है वो अंदर आ गया। अंदर आ गया तो जो साइन है वो रिवर्स हो गया, अंदर पॉजिटिव आ गया, बाहर नेगेटिव आ गया, और वोल्टेज चेंज हो गई -70 से कितनी? +30 मिलीवोल्ट। इस प्रोसेस को क्या बोल दिया गया? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन हो गया। चार्जेस को हमें पहले की तरह चाहिए, तो फिर क्या होगा? अब ये सोडियम आयन जो है क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 70 मिलीवोल्ट तक 30 मिलीवोल्ट तक पहुंच चुका है। तो ये सोडियम आयन क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम ओपन हो जाएगा, तो पोटेशियम ऊपर चला जाएगा। अब जब ये पोटेशियम ऊपर चला गया तो फिर से चार्जेस क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। बाहर पॉजिटिव आ जाएगा, अंदर नेगेटिव आ जाएगा। इस स्टेज को क्या बोल दिया? नेक्स्ट वाला था डीपोलराइजेशन। अब ये जो फिर से दोबारा कोई चार्ज आ गया, इसको हमने कह दिया रीपोलराइजेशन। अब क्या है? चार्जेस तो सेम आ गए, लेकिन पोटेशियम बाहर चला गया, सोडियम अंदर आ गया, जबकि हमको इसका उल्टा चाहिए था। तो अब इसको रिवर्स करने का काम किसने किया? सोडियम पोटेशियम पंप ने। सोडियम पोटेशियम पंप ने क्या किया? 3 सोडियम आयन को बाहर भेजा और 2 पोटेशियम आयन को अंदर भेज दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नर्व इम्पल्स। बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही डिटेल मैंने तुम लोग को बताया है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू मैसेज मी। ओके, थैंक यू।